दिए गए बहुपद के वास्तविक शून्यक यानी रियल जीरोस को नीचे दिए गए आलेख पर आलेखित करें। यहां हमारे पास x का फलन p बराबर 2 गुणा x की घात 5 जमा x की घात 4 घटा 2x घटा 1 है। इसे आलेखित करने के लिए हमारे पास एक खास साधन है। इसमें हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो हमें अपना बिंदु मिल जाता है। इससे हम जितने चाहें उतने बिंदु बना सकते हैं और उन बिंदुओं को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। और अगर हमें इन बिंदुओं की जरूरत नहीं है तो हम इन्हें दाईं तरफ नीचे रखे हुए डब्बे में डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बहुपद यानी पॉलिनॉमियल के शून्यक क्या हैं। इसके लिए पहले मैं अपना स्क्रैच पैड निकाल लेता हूं। हो सकता है आपको यह प्रश्न देखने में थोड़ा कठिन लग रहा हो, क्योंकि यह चर की घात 5 यानी 5th डिग्री वाला बहुपद है और चर की घात 5 वाले बहुपद को गुणनखंडित यानी फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं होता। इसका गुणनखंडन करने के लिए हमें बड़े ध्यान से पैटर्न पता करना होता है, और क्योंकि हमें यहां बिना किसी कंप्यूटर या कैलकुलेटर की मदद से शून्यक पता करने के लिए कहा गया है, तो निश्चय ही यहां कोई पैटर्न होगा। इसका पैटर्न पता करने के लिए पहले मैं x का फलन p को यहां दोबारा लिखता हूं। x का फलन p बराबर 2 गुणा x की घात 5 जमा x की घात 4 घटा 2x घटा 1 है। ध्यान दीजिए, जब हम इस प्रकार के बहुपदों का गुणनखंडन करते हैं तो हमें वितरण गुणधर्म यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के विपरीत काम करना होता है। और अगर आप इसे द्विघात यानी क्वाड्रेटिक्स के गुणनखंडन से संबंधित करना चाहते हैं तो इसका गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन वास्तव में वर्गीकरण यानी ग्रुपिंग द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए यहां हमारे पास 2x घटा 1 है और यहां हमारे पास 2 गुणा x की घात 5 जमा x की घात 4 है। आप देख सकते हैं कि यहां 2 गुणा x की एक उच्च घात वाला पद जमा इससे एक कम घात वाला पद है। हमें यहां एक पैटर्न दिख रहा है। 2 गुणा x की उच्च घात वाला पद वास्तव में ये पहली घात वाला पद है, घटा 1 गुणा, हम इसे x की घात 0 भी कह सकते हैं, जो कि पहले पद से एक कम घात वाला पद है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और सोचते हैं। क्या होगा अगर हम इन दो पदों और इन दो पदों का वर्गीकरण यानी ग्रुपिंग करें? चलिए अब इनका गुणनखंडन करते हैं जिससे हम इनको सरल कर सकें। इन दोनों पदों का महत्तम समापवर्तक x की घात 4 है और हम इसे x की घात 4 गुणा कोष्ठक में 2x जमा 1 लिख सकते हैं। यहां इसे देखकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हम यहां ऋणात्मक 1 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालने वाले हैं। तो आइए ऐसा करते हैं। ऋणात्मक 1 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालने पर यह 2x जमा 1 बन जाता है। अब ये और भी रोचक हो गया है, क्योंकि हम यहां प्रत्येक पद से 2x जमा 1 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए 2x जमा 1 को इन दोनों पदों से गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं, जिससे हमें यहां 2x जमा 1 मिलता है। और ध्यान दीजिए, जब हम इसे इस पद से गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं तो यहां x की घात 4 बचता है, और जब हम इसे इस पद से गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं तो यहां ऋणात्मक 1 बचता है। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 2x जमा 1 0 के बराबर कब होगा, और साथ ही इसका गुणनखंडन करना भी आसान है, क्योंकि ये 2 वर्गों का अंतर है। और इसे हम कोष्ठक में x का वर्ग जमा 1 गुणा कोष्ठक में x का वर्ग घटा 1 लिख सकते हैं। और यहां हमारे पास अभी 2x जमा 1 है। अब एक बार फिर हमारे पास 2 वर्गों का अंतर है और वो इस पद में है। इसे हम कोष्ठक में x जमा 1 गुणा कोष्ठक में x घटा 1 लिख सकते हैं। चलिए इस व्यंजक यानी एक्सप्रेशन के बाकी पदों को लिखते हैं। कोष्ठक में x का वर्ग जमा 1 और 2x जमा 1। अब हम कह सकते हैं कि हमने x का फलन p को पूरी तरह गुणनखंडित कर लिया है। तो x का फलन p इस पूरे व्यंजक के बराबर है। याद रहे कि हमने ये गुणनखंडन इसलिए किया है ताकि हम जान सकें कि ये व्यंजक 0 के बराबर कब होगा। अब x का फलन p को हम इन व्यंजकों के गुणनफल के रूप में दर्शा सकते हैं
और ये शून्य के बराबर तभी होगा जब इनमें से कोई व्यंजक शून्य के बराबर हो, क्योंकि इनमें से अगर एक भी व्यंजक शून्य के बराबर होता है तो ये पूरा व्यंजक ही शून्य के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि 2x जमा 1 शून्य के बराबर कब होगा। 2x जमा 1 बराबर शून्य, इसे हम सीधे सीधे अपने दिमाग में हल कर सकते हैं या इसे लिखकर अलग अलग चरणों में भी हल कर सकते हैं। यहां दोनों पक्षों से 1 घटाने पर हमें 2x बराबर ऋणात्मक 1 मिलता है। अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें x बराबर ऋणात्मक 1/2 मिलता है। तो जब x बराबर ऋणात्मक 1/2 हो, या ये कहें कि ऋणात्मक 1/2 का फलन p बराबर 0 है, हम देख सकते हैं कि इस आलेख पर यह बिंदु एक वास्तविक शून्यक है। अब हम इस पद को शून्य के लिए हल करने का प्रयास करेंगे। x का वर्ग जमा 1 बराबर 0। अगर हम इसके बाएं पक्ष में x के पद को अलग करना चाहें तो हमें दोनों पक्षों से 1 घटाना होगा, और ऐसा करने से हमें x का वर्ग बराबर ऋणात्मक 1 मिलता है। अगर ये हम काल्पनिक संख्याओं यानी इमेजिनरी नंबर्स की बात करते हैं तो हम इस x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहां केवल वास्तविक शून्यक ही पता करने हैं, और ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक 1 हो। मतलब इसे शून्य के बराबर करने पर हमें कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं मिलता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसे x के स्थान पर रखने पर x का वर्ग जमा 1 बराबर 0 हो। आइए अब x जमा 1 बराबर 0 के बारे में सोचते हैं। यहां दोनों पक्षों से 1 घटाने पर हमें x बराबर ऋणात्मक 1 मिलता है। मतलब ऋणात्मक 1 का फलन p बराबर 0 है, तो ये भी हमारा एक शून्यक है। चलिए अब x घटा 1 बराबर 0 के बारे में सोचते हैं। इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर हमें x बराबर 1 प्राप्त होता है, तो यहां हमारे पास एक और वास्तविक शून्यक है। अब हम इन्हें आलेखित कर सकते हैं। यहां ऋणात्मक 1/2 और 1 है, तो ये ऋणात्मक 1/2 और 1 है। आइए अब हम अपना उत्तर जांचते हैं। तो जांचने पर हमारा उत्तर सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां हमने इनका इस तरीके से वर्गीकरण किया है, लेकिन अगर हम इनका दूसरे तरीके से वर्गीकरण करें तो ये क्या होगा। आइए दूसरे तरीके से वर्गीकरण करके देखते हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई जादू नहीं है। वास्तव में इसे हल करने के कई तरीके हैं। हमने अभी तक इसे इस क्रम में लिखा है। सबसे पहले उच्चतम घात यानी हाईएस्ट डिग्री वाला पद, फिर उससे कम घात वाला पद, और फिर बाकी उससे भी कम घात वाले पद। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का फलन p बराबर 2 गुणा x की घात 5 घटा 2x जमा x की घात 4 घटा 1। वास्तव में हम इस तरीके से भी इसका काफी रोचक वर्गीकरण कर सकते हैं, और जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका सार्वगुणनखंड 2x है। जब हम 2x को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं तो हमें 2x गुणा कोष्ठक में x की घात 4 घटा 1 मिलता है, और इसे हम जमा 1 गुणा कोष्ठक में x की घात 4 घटा 1 लिख सकते हैं। अब यहां से हम x की घात 4 घटा 1 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कोष्ठक में x की घात 4 घटा 1 गुणा कोष्ठक में 2x जमा 1 बचता है, जिसका गुणनखंडन करना आसान है क्योंकि यहां 2 वर्गों का अंतर है, और ऐसा ही हमने पहले वाले तरीके में किया है। अब आप समझ गए होंगे कि हम कई तरीकों से इनका वर्गीकरण कर इन्हें अवितरित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये बहुत सूझबूझ भरा काम है। इसमें हम पहले 2 पदों का वर्गीकरण करते हैं और उनका सार्वगुणनखंड ढूंढते हैं, फिर बचे हुए पदों के भी सार्वगुणनखंड ढूंढते हैं, और जब हम सार्वगुणनखंड को अलग कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एक व्यंजक इन दोनों पदों का सार्वगुणनखंड है। उसके बाद हम उसका गुणनखंडन करना शुरू करते हैं।